हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं हमें बताएं ज़रा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आज से हमारी जो क्लास है वो न्यूटन मैथ क्लास 12th से है। तो आज से न्यूटन का मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहले ही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन चैप्टर में। बस क्या बच्चे को उसको ढंग सही तरीके से समझते नहीं, देखते नहीं, इसलिए उसमें लगता है कि कुछ अलग एक्स्ट्रा है। हालांकि है नहीं एक्स्ट्रा कुछ, बहुत ईजी चैप्टर है। देखेंगे तो बस उसमें क्या है कि आपको सही तरीके से फोकस देना है, समझना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझा रहा है, उस पर बस ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए न्यूटन मैथ्स यानी नवीन प्रकाशन में क्लास 12th के मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो आइए उसकी हम जानकारी करते हैं क्या है। देखो हमारा पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन है। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है संबंध और फलन। तो इस संबंध में रिलेशन में हमें क्या पढ़ना है कि रिलेशन में एक तो हमें इसकी परिभाषा पढ़नी है कि क्या डेफिनेशन है, रिलेशन क्या है ना, संबंध क्या है, तो उस संबंध के बारे में पढ़ना है। फिर उसके प्रकार पढ़ने हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। उसमें पढ़ना है संबंध क्या है, संबंध के बाद उसके प्रकार कि कौन कौन से संबंध हमें इसमें दिखाने हैं, पढ़ने हैं। तो पहला हमारे प्रकार के बाद में आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में आपका सम्मित संबंध आएगा, संक्रामक आएगा, तुल्यता संबंध है, और आपका तत्समक संबंध है जिसे आइडेंटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम, वो आइडेंटी रिलेशन बोलते हैं। ये प्रांत, सह प्रांत और परिषद, ये हमें रिलेशन में ही देखना है। इसके बाद में हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, फलन। तो फलन में क्या पढ़ना है हमको, एक तो इसकी परिभाषा पढ़नी है कि फलन क्या है ना। फिर फलन के प्रकार पढ़ने हमें। तो फलन के प्रकार में आपको एक ही फलन है, बहुएक फलन है, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन है। तो ये है हमारे इस चैप्टर का ब्यौरा, पूरा चैप्टर फ्लो है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बस आपको सही तरीके से ध्यान देना है कि हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से हमें समझाई जाएगी, बस वही है। सही तरीके से समझने के लिए पेन कॉपी लेके बैठें, आप नोट्स बनाते चलें। आपको मैं गारंटी देता हूँ चैप्टर एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दोबारा अगर आप इसे रिपीट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप रिपीट करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी चैप्टर है। बस समझना है इसमें कि करना क्या है, कैलकुलेशन तो ज़्यादा है नहीं, बस यह समझना है कि इसमें हमें करना क्या है। तो आइए आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं संबंध, रिलेशन। ठीक है, देखिए संबंध है आर। आर क्या है, आर है यहाँ रिलेशन, संबंध। ठीक है, आर है रिलेशन। तो आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, यानी आर रिलेशन है वो ए से बी में एक संबंध है। तब समुच्चय ए से बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, तो ये डेफिनेशन तो आपको थोड़ी अलग सी लग रही होगी, अलग हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, रिलेशन क्या है। या डेफिनेशन से आपको समझ में क्लियर आ रहा हो या नहीं आ रहा होगा, लगभग यही है कि आर रिलेशन, समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। तब समुच्चय ए क्रॉस बी का कोई संबंध आपका ए क्रॉस बी का, यानी ए से बी में जो कोई संबंध है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। तो जो ए क्रॉस बी है वो हमें रिलेशन में 11th में पढ़ने के लिए मिला था। रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर आया था 11th क्लास में, वो हमने यहाँ पढ़ने के मिला था। तो वो हम थोड़ा सा 11th को भी लेके चलेंगे और 12th का भी लेके चलेंगे, तो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा सही तरीके से। तो देखो हम समझाते हैं कि रिलेशन क्या है ना। रिलेशन जो है वो क्या समझाते हैं कि जैसे हमारा रिलेशन है आर सच दैट ए टू बी, यह जो रिलेशन है ए से बी में है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, माना ए आपका एक समुच्चय है, 1 2 3, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, 1 2 3 ले लेते हैं या 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बी हमने जो समुच्चय लिया है वो हो गया 2 3 4 और 5। ये दो हमने सेट लिए हैं, समुच्चय लिए हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें रिलेशन यहाँ
डिनोट कराना है, दिखाना है। तो देखो यहाँ से हमें रिलेशन इनको दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये इस तरीके से 1 2 और 3। दूसरा यहाँ हमारे पास 2 3 4 5, यहाँ 4 रह गया। ठीक है, इनके बीच में हमें जो रिलेशन दिखाना है, यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिखाना है ना। तो रिलेशन दिखाने के लिए हमें रिलेशन दिखाइए यहाँ से। तो हमें दिखा दें कि 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 से है, 2 का कनेक्शन कहते हैं 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का कनेक्शन 5 से है। तो जरूरी नहीं कि हमारा 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 का कनेक्शन 3 से भी हो सकता है, 1 का कनेक्शन 4 से भी हो सकता है, 1 का कनेक्शन 5 से भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे आपका रिलेशन क्या लिखेगा, जो रिलेशन बनेगा वो क्या लिखेंगे, यहाँ रिलेशन जो हमारा बनेगा वो 1,2। ठीक है, 1 का कनेक्शन हम 3 से भी कर सकते हैं, 1 का 4 से भी कर सकते हैं, 1 का 5 से भी कर सकते हैं ना। तो ये हम यहाँ पर रिलेशन दिखा सकते हैं इसमें। तो अभी हम इसको ऐसे दिखा देते हैं यहाँ से कि हमने ये देख लिया, ऐसे रख लेते हैं इसको कि अभी हमारा रिलेशन ओनली ऐसे ही है, बस इतना दिखा देते हैं। तो हमारा कहो 1,2, फिर हमारा हो गया 2,3, ठीक है, 3,4 हो गया, 4,5। ठीक है, यहाँ से क्या दिखाया कि हमारा 1 से 1 का यानी 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है। तो ये जो संबंध है वो हमने ये दिखाया है। तो इस वाली फॉर्म को हम जो बोलते हैं वो होता है आपका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप है ना, जो हमें 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था। तो ये रोस्टर रूप है इसको। तो ये हमारा क्या है, एक संबंध है। अब ये हमारा A क्रॉस B का समुच्चय है। अब हमने लिखा था कि A क्रॉस B का उप समुच्चय है, यानी R सबसेट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या बनेगा, तो देखो हम यहाँ से A क्रॉस B निकालते हैं पहले। तो हमें A क्रॉस B निकालें तो A क्रॉस B क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो भी A का प्रत्येक अवयव है, यानी A के प्रत्येक अवयव का B के प्रत्येक अवयव से कनेक्शन होगा, जरूरी है। तो देखो 1 का कनेक्शन आपका 2 से है, 1 का कनेक्शन आपका 3 से भी है, 1 का आपका कनेक्शन 4 से भी हो जाएगा, 1,4। ठीक है, फिर आपका हो गया 1,5, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ऐसे 2 का। तो 2 से मिलेगा आपका 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5। ठीक है, 2 का हो गया। अब 3 का लेते हैं। तो यहाँ से 3,2, 3,3, 3,4 और 3,5। ठीक है, यानी हमारे पास 3 का 1 से, 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से। इस प्रकार हमें लेने प्रत्येक के क्रॉस प्रोडक्ट में, जो 11वीं क्लास में आपको सिखाया गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से इस तरीके से हमें इससे डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। ऐसे 4 का करते हैं। 4 का अगर हो गया आप 2 से, तो 4,2, फिर 4,3 है ना, 4,4 और 4,5। तो ये आपका A क्रॉस B आ गया। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है ना, सबसेट है। तो देखो हमारे पास इसमें जो R में के जो अवयव हैं वो A क्रॉस B में मिलने चाहिए। A क्रॉस B में ये सब अवयव मिलेंगे तो R A क्रॉस B का आपका सबसेट होगा। अगर इनमें से एक भी इसमें अवयव नहीं मिला तो उसका वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको 11वीं क्लास में थोड़ा पढ़ाया गया था। तो देखिए हमारे पास यहाँ 1,2 है, वो ये मिल रहा है 1,2, 2,3 है, 2,3 हमें ये मिल गया, 3,4 है, 3,4 ये मिल गया। अब हमारा 4,5 है, 4,5 ये मिल गया। यानी इसके सभी के सभी अवयव हमें इसमें मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका उप समुच्चय हो गया। तो हमारे पास जो R है वो A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, अब 11वीं क्लास हमने 2 चीज सीखी थी, एक रोस्टर फॉर्म और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, है ना। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इस वाले को, इस रिलेशन को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, R इक्वल टू यहाँ x
कॉमा बाई सच दैट, यहाँ से क्या लिखना है आपको कि हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू ये मिल रही है वो क्या है, बाई बराबर एक्स प्लस वन, बाई बराबर एक्स प्लस वन, क्योंकि आप एक में एक जोड़ोगे दो हो जाएगा, है ना, दो में एक जोड़ोगे तीन, तीन में एक जोड़ोगे चार, चार में एक जोड़ोगे पाँच। तो इसको रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो ये इसकी क्या है, ये आपकी समुच्चय निर्माण विधि है ना, तो इसे बोलेंगे आप समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म है ना, तो ये आपका रोस्टर रूप है और ये आपकी समुच्चय निर्माण, ठीक है, विधि है। तो ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन दिए हैं, तो इस वाले को हम मानते हैं x और ये होता है आपका y, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बचते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तो वो हमें यहाँ बताने के प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है। तो देखो हमारे पास हमें यहाँ लिखने हैं प्रांत, तो प्रांत ये होता है आपका प्रांत, ये वाला जो होता है उसे लिखते हैं प्रांत, ये जो होता है वो होता है सह प्रांत, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन, तो प्रांत क्या है कि जो समुच्चय ए में जितने ही अवयव हैं उनका कनेक्शन जिनसे हो रहा है बी में, वो उसका प्रांत है। जो कनेक्शन नहीं होगा वो प्रांत में नहीं लिखा जाएगा। अभी तो हमारे पास यहाँ सब लिखे हुए हैं, ये तो हमने यहाँ लिख दिया एक दो तीन और ये चार, ये क्या आएंगे, ये आएंगे आपके प्रांत में, ठीक है। तो ये प्रांत है। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जो समुच्चय बी है ना, सेट बी, ये वाला सेट जो बी है ये आपका पूरा का पूरा सह प्रांत होता है, चाहे कोई अवयव मिले कनेक्शन हो या किसी का ना हो, लेकिन पूरा का पूरा आपका सह प्रांति होगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं दो तीन चार पाँच, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, समुच्चय समुच्चय बी क्या है, सह प्रांत है। तो सह प्रांत में सब के सब अवयव हैं वो सब आएंगे, कहीं किसी का कनेक्शन मिले या ना मिले, सह प्रांत में सब के सब अवयव लिखे जाएंगे। प्रांत में जो यूज होंगे वही हमें प्रांत में लेने, जो यूज नहीं होने वो प्रांत में नहीं लेने। अब बचता है इसका परिसर, इसकी रेंज। परिसर इसमें अभी हमारे पास जो कनेक्शन है वो मिल रहा है कितना, 2 3 4 और 5, तो ये क्या है, ये है आपका परिसर। परिसर में मतलब है कि आपके समुच्चय बी में जो अवयव आपके काम आ रहे हैं, है ना, जो अवयव काम आ रहे हैं जिनका कनेक्शन आपके प्रांत में है, तो वही अवयव हमारे परिसर में लिखे जाएंगे। जिनका कोई कनेक्शन इधर नहीं है वो आपके परिसर में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ हमने लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे आपको 6 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ 6 का कनेक्शन हमारे पास इसमें नहीं है, अगर हम इसको 6 को इसमें प्रांत में लिख नहीं सकते, अगर 6 हमारा है तो 6 को हमें यहाँ तो लिख सकते हैं, सह प्रांत में लिख सकते हैं, लेकिन प्रांत में और परिसर में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशन, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है रिलेशन। तो ए क्रॉस बी आपको पढ़ाया गया था किसमें, 11वीं क्लास में। आपको रोस्टर रूप है वो भी 11वीं क्लास में बताया गया था। समुच्चय निर्माण विधि है ये भी 11वीं क्लास में पढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी जो कनेक्शन हमने दिखाया है रिलेशन में वो रोस्टर रूप में भी आपको लिख दिया, और यही रिलेशन है वो हमने यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया है ना। इसके बाद में हमारे पास प्रांत, सह प्रांत और परिसर है, इन पे हमें ध्यान देना है। ज़्यादातर फंक्शन में ही काम आएंगे, रिलेशन में तो काम आएंगे ही नहीं, आएंगे तो फिर हम देख लेंगे उसमें बताएंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसके जो प्रकार हैं उनको समझाते हैं क्या क्या इसके प्रकार हैं, ठीक है। तो इसे नोट करें और देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन जो हमें अब पढ़ना है 12th क्लास में, वहाँ तो हमें
11वीं क्लास में जो पढ़ा था ए से बी में, है ना, बी से सी में 2 समुच्चयों का हमने पढ़ा था। यहाँ जो रिलेशन पढ़ना है वो एक ही सेट से पढ़ना है। जैसे हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या दिखाना है, हमें ए से ए में दिखाना है, बी से बी में दिखाना है, एन से एन में दिखाना है। तो हमें यहाँ रिलेशन अब ये पढ़ना है। तो हमारा पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो स्वतुल्य संबंध होता है जैसे ए बिलोंग्स टू आर, स्वयं के समान। स्वतुल्य का मतलब होगा स्वयं के समान ही उसका जो अवयव है वो स्वयं के समान ही मिलना चाहिए, जैसा खुद है वैसा ही दूसरा मिलना चाहिए, तो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ ये आपका हो गया फॉर ऑल, यानी उल्टी ए का मतलब होता है फॉर ऑल, प्रत्येक, सभी के लिए। हमारे पास जो ए है वो बिलोंग्स टू ए, यानी जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए और ए को हमारे रिलेशन में आपका आना चाहिए। फॉर ऑल मतलब जितने भी उसके अवयव दिए हुए हैं वो सबका संबंध मिलना चाहिए। जितने समुच्चय ए में अवयव हैं उन सभी अवयवों का खुद का हमें स्वयं के समान एक और अवयव मिलना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। जैसे हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4। अब जो रिलेशन दिखाना है वो रिलेशन दिखाना है हमें R2 यानी A में ही दिखाना है, ए से ए में दिखाना है। तो जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है 1 2 3 और 4, दूसरा भी यही है 1 2 3 और 4, है ना, दूसरा भी समुच्चय वही है, यानी समुच्चय तो एक ही है, उन दोनों में ही रिलेशन दिखाना है हमें। तो इनके मध्य में क्या रिलेशन डिफाइन होगा वो दिखाना है। तो देखो हमारा एक का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से और 4 का 4 से, है ना। तो यहाँ रिलेशन क्या है लिखेंगे हम यहाँ 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। तो हमारे पास समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उनका प्रत्येक का प्रतिबिंब हमें समुच्चय दूसरे में मिलना चाहिए। देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि हमारे पास समुच्चय ए में कितने अवयव हैं 4, तो चारों के खुद के जैसे ही प्रतिबिंब मिल रहे हैं, खुद के जैसे ही 1 1 2 2 3 3 4 4 मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक का कनेक्शन 1 से 2 से 2 से 3 से 3 से और 4 का 4 से है। जितने अवयव हैं सबका ही रिलेशन है और सबका ही होना चाहिए। अगर यहाँ एक का भी बचता है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। उसके बाद में ये तो मिल गया, इसके बाद में और भी कुछ मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ हम लिख लिया 1 2 2 3, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इसके जितने अवयव हैं उनका खुद के जैसा ही प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में भी मिलना चाहिए, तो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो स्वतुल्य हो गया, ठीक है, ये तो लिख दो स्वतुल्य है। इसके अपोजिट एक और ले लेते हैं। जैसे हमने R लिखा हुआ है यहाँ 1 1 2 2 3 3 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4, इसमें 4 4 नहीं है, मतलब है एक अवयव का खुद के जैसा प्रतिबिंब है ही नहीं, है ना। तो स्वतुल्य के लिए सबके होने चाहिए, एक भी छूट गया तो वो स्वतुल्य नहीं होगा, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, बस तो ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं कुछ खास। आप सोचो कि बड़ा डेंजर है, डेंजर नहीं है, बहुत इजी है, बस समझना है कि करना क्या है, और जो हमें बस समझ में आ गया एक बार काम खत्म है वो पूरे चैप्टर का। बहुत इजी चैप्टर लगता है मुझे तो, पूरे 12th के मैथ में सबसे इजी चैप्टर यही लगता है, पता नहीं बच्चों का दिमाग कैसे ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद में हम दूसरा संबंध देखते हैं। तो दूसरा है हमारा क्या, दूसरा था सममित संबंध।
यानी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये क्या है, जो सममित संबंध है ये क्या आता है? स्वतुल्य तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ये तो मुझे पता है, आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, एक नोट भी करते चल रहे हैं संगी संग में, तो लगभग है कि सबकी समझ में आ ही गया। तो यहाँ हमारे पास जो सममित संबंध है वो क्या होता है? सममित संबंध होता है कि ए कोमा बी का जो रिलेशन है वो ए से है, आर से है, ए और बी रिलेशन बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। यानी हमारे पास ए कोमा बी है तो बी कोमा ए चाहिए, 1,2 है तो 2,1 चाहिए, उसका सीधा अपोजिट चाहिए, उसके जैसा एक और अपोजिट चाहिए। और ए कोमा बी है वो बिलोंग्स टू ए, यहाँ फॉर ऑल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर ऑल यूज करते हैं ओनली रिफ्लेक्सिव के लिए, जो रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, उसी के लिए हम फॉर ऑल यूज करते हैं, क्योंकि यही आपका है कि सभी जो अवयव है उनका संबंध होना ही चाहिए, तो आपका क्या होगा? स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें 4,4 नहीं है, हो नहीं रहा, क्योंकि अवयव कितने हैं? 4 है, और यहाँ 4 का हमारे को 4 का ही नहीं मिल रहा, है ना। यहाँ आपका ए कोमा बी कोमा ए, उसका अपोजिट चाहिए, कोई सा भी देखो। जैसे हम और रिलेशन बनाए इसमें से बना लिया कि हमने 1,2 बनाया यहाँ से, तो हमारे पास 2,1 भी मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ से बना लेते हैं, ए यहाँ रख लेते हैं हम, कोई सा भी एक रिलेशन बना लेते हैं ए से ए में, 1 2 3, 1 2 3, एक का कनेक्शन 2 से, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, 1 का 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए, 1 का 3 का है तो 3 का 1 से होना चाहिए। तो क्या लिखोगे अब इसमें? हम लिखेंगे 1,2 है तो 2,1 भी चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी चाहिए, तभी आपका सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमारे पास 3,2 मिल रहा है तो 2,3 भी मिलना चाहिए, 3,2 भी मिलना चाहिए। यानी जैसा अवयव एक आया है हमारा आर के अंदर, जो अवयव है 1,2, तो दूसरा 2,1 होना चाहिए, 3,2 2,3 होना चाहिए, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए चाहिए, एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा एक्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सममित संबंध होता है, और इस तरीके से आपका स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है। ये है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, नो टेंशन। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, हमें कमेंट करें कि हम समझ में नहीं आ रहा, उसको सही ढंग से और समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम फिट आना चाहिए दिमाग में, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चीज़ को रट्टा मारे, रट्टा नहीं मारना, समझना है और काम खत्म करना है, ठीक है। तो इसे आप देखिए कि जो हमारे पास जो संबंध है इन्हें नोट कीजिए, और अगला वाला संक्रामक समझाएंगे, उससे पहले आपके लिए कुछ एग्जाम्पल जिन्हें मैं देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल कराते हैं, उस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि स्वतुल्य और सममित क्या है, ठीक है। तो आइए स्वतुल्य और सममित छांट दें इनमें। तो देखो हमारे पास एक समुच्चय 1 2 3 और है, इसमें हमारा जो रिलेशन है वो ए टू ए में है। तो ये जो रिलेशन है, ये हमने जो रिलेशन बनाए ना वो खुद अपनी तरफ से बनाए हैं, ऐसा नहीं कि बुक से उठा के बनाए, बुक में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए जो रिलेशन है वो लिख लिए हैं। तो उन रिलेशन पर ध्यान देना है कि देखो पहले हमें क्या करना है, इनमें छांटना है कि स्वतुल्य संबंध क्या है, कौन कौन सा स्वतुल्य है और कौन कौन सा नहीं है, वो देखना है। तो आइए छांट देखते हैं कि देखो हमारे पास है 1 2 3 है। अब स्वतुल्य के लिए क्या ये है, हमारे पास जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और वही फॉर ऑल ए, यानी ए बिलोंग्स टू ए, यानी फॉर ऑल प्रत्येक अवयव के लिए जो संबंध है वो हमारे पास ए से होना चाहिए। तो ये स्वतुल्य के लिए हमारे पास होगा, उसे देखते हैं। तो देखो यहाँ 1 2 3 है, तो देखो हमें क्या मिल रहा है, 1,1 मिल रहा है, मिल गया, है ना। यहाँ से 2,2 मिल गया। अब 3,3 है इसमें, 1,1 हो गया, 2,2
क्या 3,3, तो यहाँ 1,2, 1,3, 3,3। तो देखो ये 3,3, 2,2 और 1,1 तीन ही तो अवयव हैं और तीनों के तीनों हमें मिल रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ये स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य संबंध है ना। 1,1, 2,2, 3, 3,3 यहाँ मिल रहा है, 1,2, 2, 1,3। एक्स्ट्रा कुछ भी आए, कितना भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जितने अवयव हैं उनका प्रतिबिंब खुद के जैसा मिलना चाहिए तो स्वतुल्य हो जाएगा, और सभी का मिलना चाहिए। 3 है, 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से हमें मिलना ही चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया 1,1 या 1,2, 2,1, 3,3। इसमें हमारे पास जो 2 है वो 2,2 नहीं है ना, तो इसमें 2,2 होना चाहिए, अब वो तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सभी अवयवों का जो संबंध है वो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, रिलेशन वाइज। तो ये क्या होगा, ये आपका स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, 1,2, 2,1, 3,1। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा, 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं, 3,3 भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब ऐसे होना तो तीनों ही चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो क्लियर पता है, साफ पता है ना, ये तो साफ पता है कि ये भी स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हमें यहाँ स्वतुल्य समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि है नहीं इसमें कुछ, बस समझ लिए इनका, बस इनका प्रोसेस समझ में आया, पूरा फिनिश है चैप्टर। इसके बाद में हम देखते हैं सममित। और सममित संबंध जो आता है, सममित, सममित के लिए जी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके बाद में बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पहले वाले में देखते हैं, 1,2 है, क्या 2,1 है, 2,1 है, नहीं है। 1,3, 3,1 है, नहीं है, एक भी नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ये वाला जो रिलेशन है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, देखो इस तरीके की कंडीशन मिलनी चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए मिलना चाहिए, अब वो इसमें है नहीं। 1,3 है, तो यहाँ से हमें 1,3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, क्या 3,1 बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि इसमें है ही नहीं। एक भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि सबके सब मिले, 1,3 तो 3,1 एक ही मिल जाए, अब वो मिल नहीं रहा इसमें, तो आपका क्या होगा, सममित नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं, 1,2, 2,1 है, यहाँ तो मिल रहा है, यानी यहाँ जो हमें मिल रहा है इस वाले में कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसके बाद 2,1 भी है, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो ये कहता है ये आपका सममित है, सममित संबंध है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला सममित है, ये आ गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में 1,2, 2,1 दोनों ही मिल रहे हैं, 3,1 है, 1,3 और होना चाहिए था, लेकिन ये मिल गया ना, बहुत है, तो ये आपका सममित हो गया, सममित संबंध हो गया, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें छांटना है, और इस तरीके से आएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन हल करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है। ठीक है, और उसी के अनुसार ही चलेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ये खुद की अपनी तरफ से मैंने तुम बना करके समझाया, जिससे कि प्रत्येक स्टूडेंट की समझ में बढ़िया तरीके से आ सके कि हमारा स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, संक्रामक तो भी समझाएंगे, स्वतुल्य और सम्मित क्या होता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप, और आगे देखते हैं कि अब देखें संक्रामक क्या होता है, तो संक्रामक सीख लेते हैं और इसे नोट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास संक्रामक संबंध है,
तो संक्रामक संबंध क्या होता है? देखो, संक्रामक संबंध है यदि हमारे पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी, है ना, यहाँ लिख सकते हो, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए ए कोमा सी बिलोंग टू आर। यहाँ 3 का संबंध है ना, ए कोमा बी कोमा सी, तो फिर ए कोमा सी चाहिए। दोनों बी से फिनिश हो रहा है, बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो बी को हटा दीजिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर चाहिए, ए कोमा सी। तो ए कोमा बी है, फिर बी कोमा सी, तो ए कोमा सी बी चाहिए, तो आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं कि ए लेस देन बी, यानी ए का जो रिलेशन है वो बी से छोटा है, यानी ए हमारा बी से छोटा है, तो यहाँ क्या मिलेगा? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से छोटा है। फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए बी लेस देन सी, एक और उस नंबर है, तो वो हमारा बी है वो सी से छोटा है। ठीक है, बी सी से छोटा है, तो जो बी सी से छोटा है और ए बी से छोटा है, तो ए सी से छोटा नहीं होगा, ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो ए लेस देन सी, तो हमें क्या मिलेगा? ए कोमा सी बिलोंग टू आर, तो हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। मतलब है कि जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और सी में हो, तथा वही संबंध ए और सी में होना चाहिए, तो आपका संक्रामक संबंध होगा। तो इस तरीके से हमें संक्रामक संबंध दर्शाना है। तो संक्रामक संबंध ये है। इसके बाद में आपका एक और आता है, एक आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध में इसमें हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, जिस क्वेश्चन में ये तीनों रिलेशन होंगे वह एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। जिस क्वेश्चन में तीनों संबंध स्थापित हो जाएंगे ना, प्रूफ हो जाएंगे, तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य, संबंध, संक्रामक तीनों हैं, तो वही संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक हमारा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या है कि जैसे हम मान लें कि हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 और 3, 1 2 3, तो तत्समक में क्या है कि इनके तीनों का ही पूर्व प्रतिबिंब खुद के जैसा मिलना चाहिए, जैसा स्वतुल्य में है वैसा ही, तो खुद के जैसा मिलना चाहिए। तो देखो इसे कैसे मिलना चाहिए हमें? इसे हम लिखेंगे 1,1 2,2 और 3,3, बस फिक्स ही रहता है, खुद के जैसा ही होगा। इसके अलावा 1,2 आ गया तत्समक नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 2,3 आ गया, नहीं होगा। 1,1 2,2 3,3 ही होना चाहिए, तो ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका संक्रामक है। और ये तुल्यता संबंध, जिस क्वेश्चन में तीनों संबंध होंगे वो तुल्यता होगा, जिसमें ये इस तरीके से कंडीशन आएगी, बस ओनली इस तरीके से वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे क्या एग्जाम्पल है आपके, क्या करना है किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहले इसका एक एग्जाम्पल के क्या संक्रामक स्वतुल्य संबंध छांटते हैं, तो उन्हें छांट दें, इसे आप नोट करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल में स्वतुल्य समित और संक्रामक छांटने हैं। तो आप लगाइए दिमाग और बताइए कि कौन सा समित है, कौन सा स्वतुल्य और कौन सा संक्रामक है। तो सेट है A 1 2 3, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 और रिलेशन A to A में है। तो यहाँ देखिए कि इसमें 1,1 2,2 3,3 है, इसमें भी तो हमारे पास 1 2 3 तो एलिमेंट्स हैं, तो 1,1 2,2 3,3 है। ठीक है, 1,2 उससे लेना देना नहीं है, इसके कितने अब में 3, और 3 का भी जैसा का जैसा खुद का खुद मिल रहा है ना, खुद के जैसा ही हमें प्रतिबिंब मिल रहा है।
तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका स्वतुल्य। स्वतुल्य है क्योंकि मिल रहा है हमें, ठीक है। इसमें देखिए आपका स्वतुल्य 1,1, 2,2, 3,3, बाकी आप कुछ भी आए कैसा भी आए कोई लेना देना नहीं है, बस ये मिलना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3 है ना, वो मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, ये भी स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है, ठीक है। इसको देखिए 2,2, 3,3, लेकिन 1,1 कहाँ है इसमें, 1,1 तो है ही नहीं इसमें, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 1,1 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, थर्ड फोर्थ वाला 2,2, 3,3, ये तो सेम ही आ गया, इसमें क्या है, ये भी स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी 1,1 नहीं है ना, इसमें भी 1,1 और होता, 2,2 है, 3,3 है, 1,1 और होता तो स्वतुल्य हो जाता, तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो स्वतुल्य तो चारों में छांट लिए, अब देखने सममित। तो देखो सममित कौन सा है, 1,2, क्या 2,1 है इसमें, देखो कहीं पे भी 1,2 है तो 2,1 कहीं नहीं है, तो ये क्या है, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से 1,1, 2,2, 3, ये स्वतुल्य हो गया, 1,2, 2,1 यहाँ मिल रहा है, 1,1 और 2,1, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 यहाँ मिल रहा है, A, B, B, A, उसका अपोजिट ही मिल रहा है, तो ये सममित होगा, सममित है, ठीक है, सममित हो गया। इसके बाद में तीसरे पे आते हैं, या 1,2, 2,3, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 यहाँ पे भी मिल रहा है, 1,2, 2,1 मिल रहा है ना, तो कैसा हो गया, ये भी सममित भी हो गया, सममित संबंध है, सममित है। यहाँ देखते हैं, इसमें 1,2 और 2,1 है ही नहीं, तो ये कैसा होगा, ये आपका सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब देखना है हमें कि संक्रामक चाहिए, ठीक है। तो देखो संक्रामक तो हमें इसमें, यहाँ देखो कि हमारे पास 1,2 है, 2,3 है क्या, 2,4 है क्या, नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर आता है और उसका कोई दूसरा नहीं है, जैसे ये आ गया 1,2, 2,1, ऐसे ही कोई और आ गया, जैसे 1,2 है, जैसे 1,2 आ गया, फिर इसके बाद 2,3 है, तो फिर हमें 1,3 चाहिए, 1,2, 2,3 है, तो फिर 1,3 चाहिए। इसमें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, ये तो स्वतुल्य में गए, ये तो स्वतुल्य में चले गए, वो वहाँ मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी, तो ये कैसा होगा, ये आपका संक्रामक होगा, संक्रामक है, यानी एक ही अवयव मिले, उसका दूसरा कोई है ही नहीं उसमें, तो वो संबंध रिलेशन यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो इसे नोट कर लें और देखते हैं आगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करा देते हैं, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम आगे से कोई और वीडियो बना देंगे अलग से। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि संबंधों का ऐसे दो यानी ऐसा उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य हो, सममित हो, स्वतुल्य हो परंतु सममित और संक्रामक नहीं है ना। संबंधों का ऐसा उदाहरण है दीजिए जो स्वतुल्य हो परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। तो देखिए हमने एक सेट समुच्चय ले लिया, ए बराबर अपनी तरफ से मान लिया है एक, यानी हमारे पास समुच्चय है ए, वो रिलेशन जो सेट है वो हमने अपनी तरफ से लिया है, इसका जो रिलेशन ए टू ए में है, तो हमें वो दिखाना है कि बस स्वतुल्य हो, सममित और संक्रामक ना हो। तो हम इसका एक रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन इसका है 1,1
2,2, 3,3, 1,2, 1,3। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्वतुल्य और सममित और संक्रामक वो ना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम कोई सा भी और रख लेते हैं, 2,3 रख देते हैं। तो देखो यहाँ से हम स्वतुल्य देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर। तीनों के तीनों आपके आर से ही बिलोंग कर रहे हैं। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो आप इसको, यहाँ से बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर और 3,3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया, हमारे पास स्वतुल्य हो गया, है ना, स्वतुल्य है। अब सममित, यहाँ सममित देखते हैं। सममित संबंध में देखते हैं कि सममित संबंध क्या है कि हमें 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 है, ये मिल गया। हमें क्या चाहिए, 2,1 चाहिए। क्या 2,1 इसमें है? नहीं है। 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, कहाँ से लाओगे? बस हमें तो दिखाना है। क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं कराएगा, उसने ये करा है, उसने कहा एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल। तो हमें इस पर एग्जाम्पल दो, पहले आपको समझा सके, फिर भी यही है। तो ये क्या होगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब देखो संक्रामक, संक्रामक संबंध में देखते हैं। संक्रामक संबंध में ले लिया हमने 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 है। फिर 2,3 भी है ना। संक्रामक में क्या चाहिए, A, B, B, A बिलोंग्स टू आर। तो फिर A, C बिलोंग्स टू आर चाहिए। तो हमारे पास 1, 2, 2,3 मिल गया। तो 1,3 चाहिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसमें 1,3 है, नहीं है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से देना था जो स्वतुल्य हो, सममित और संक्रामक नहीं हो। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से इस रिलेशन को बनाया है कि जिसमें स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक नहीं है। तो ये हमारा 1A का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि A बराबर x/z एक सेट है हमारा, दूसरा सेट है B = 1, 2, 3, इनका रिलेशन भी दिया हुआ है, x, 2, y, 3, z, 1, z, 2, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में ही। तो हमें R इनवर्स याद करना है। R इनवर्स को हम प्रतिलोम संबंध भी बोलते हैं, है ना, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं उसको। तो इसे R इनवर्स को आपको क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है बस, है ना, यानी A टू B में है तो B टू A में करना है बस, और कुछ नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, R इनवर्स करेंगे। तो देखो ये क्या लिखा था, x, 2 लिखा हुआ है, इसको लिख दो 2,x, x, 2 और 2,x लिख दिया। यहाँ y, 3 है तो 3,y लिख दो। ठीक है, ये z, 1 है तो 1,z, ये z, 2 है तो 2,z। बस इतना सा इनवर्स रिलेशन हमें है, वो आपको पहले समझा नहीं पाए, लेकिन यहाँ से समझ लो उसका उल्टा होता है। बस A टू B में है तो B टू A में कर दीजिए, बस वही दिखाना है ना इसका। तो 2x, 2, 2x हो गया, y, 3y हो गया। तो ये है हमारा इसका R इनवर्स प्रतिलोम संबंध है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मैसेज कीजिए, बताइए हमें, तो हम उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे हर स्टूडेंट की समझ में आए कि हमें कुछ कैसे करना है नहीं कुछ इस चैप्टर में, बहुत ही ईजी है, बस यहाँ तक है। कैलकुलेशन तो बहुत ही कम मिलेगी, बस लिखना ही लिखना है इसमें। ठीक है, तो यही है। तो हमारे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी नगीन प्रकाशन में से हमें वीडियो बनाना स्टार्ट किया है,
तो आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी क्लास 12 के नवी प्रकाशन का जो मैथ है, और जो आपका नया मैथ आया हुआ है वह न्यू कोर्स में, उसी को हम इसमें करा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।